नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को ही आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 2 का जो आज का मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और इन फ्यूचर जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो तब भी ये बहुत काम आने वाला है। तो जो टाइटल है आज का वो आपके सामने आ रहा है। आपके सामने जो टाइटल आ चुका है, उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करते हैं उत्पादक लोग, व्यापारी लोग, ये लोग उत्पादन करते हैं। लेकिन हम आज जानेंगे कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। वैसे तो उत्पादन के साधन बहुत सारे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उन साधनों को कुछ खास भागों में बांटा गया है। लेकिन हम उससे पहले उत्पादन क्या होता है ये समझेंगे, और इसके बारे में भी दो व्याख्याएं आपके सामने लिखी है मैंने। एक आम जन जो है, आम लोग जो हैं, वो लोग जो समझते हैं कि उत्पादन की व्याख्या है उसकी चर्चा की है। लेकिन दूसरा, क्योंकि आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उत्पादन की अर्थशास्त्रीय व्याख्या क्या होती है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य व्याख्या की चर्चा करते हैं। सामान्य व्याख्या आपके सामने है, और सामान्य व्याख्या ये इधर दे रखी है। सामान्य व्याख्या क्या है? सामान्यतः व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उत्पादकों द्वारा वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे कोई भी बिस्किट का व्यापारी है, वो बिस्किट का उत्पादन करता है, कोई कपड़े का उत्पादन करता है, कोई सोफ़ा सेट का उत्पादन करता है, कोई टीवी का, मोबाइल का उत्पादन करता है, उत्पादन है। पर अर्थशास्त्र के अंदर इसी चीज़ को हम अलग तरह से कहेंगे। क्या कहा गया है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर ये रही व्याख्या: मानव श्रम और यंत्रों की मदद से। मानव श्रम मतलब आप और हम जो है, हम जैसे ह्यूमन बीइंग जो है, मानव श्रम जो है वो किसकी मदद से? मशीनों की मदद से काम करता है। और काम करते हुए जो भी हमको गॉड गिफ्ट है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका क्या बदलता है? उनका स्वरूप बदलता है। ठीक है, मानव श्रम और यंत्रों की मदद से प्राकृतिक वस्तुओं का स्वरूप बदलता है। पर स्वरूप कैसे बदलता है? स्वरूप ऐसे बदलता है ताकि उन वस्तुओं में से मिलने वाला उपयोगिता मूल्य बढ़ जाए, तो उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे मिट्टी से अगर मटका बनाते हैं तो मिट्टी में से जो मिट्टी काम में जो आती है उसकी तुलना में मटका ज़्यादा काम में आता है। कपास जो है वो काम तो आता है कि चलो भाई आपको दिया जलाना है, उस काम में आ गया। लेकिन कपास से जब कपड़ा बन जाएगा तो वो आपके और ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो व्याख्या को एक बार फिर से समझ लो। व्याख्या में आपको 3-4 चीज़ें खास ध्यान देनी है। कौन कौन काम करेगा? मानव श्रम और यंत्र, ये दो लोग मिलके काम करेंगे। और किसका स्वरूप बदलेंगे? प्राकृतिक वस्तुओं का। कैसे बदलेंगे? ताकि उसमें से मिलने वाला उपयोगिता मूल्य, जिसको अर्थशास्त्र में कहते हैं तुष्टि गुण। कोई भी वस्तु आपको कितना काम में आती है, अगर आपको लगता है कि हवा ज़्यादा काम में आती है और पानी उसकी तुलना में कम काम में आता है, कम उपयोगी है, तो हम अर्थशास्त्र में कहेंगे कि हवा में तुष्टि गुण ज़्यादा है और पानी में तुष्टि गुण कम है। आप अगर दुकान पे गए हो कपड़े लेने के लिए, आपने अगर जीन्स ली है तो आपको एक जीन्स अच्छी लग रही है, दूसरी कम अच्छी लग रही है, तो जो अच्छी लग रही है हम कहेंगे कि आपको उसमें तुष्टि गुण ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, मिट्टी में से मटका। ये ध्यान रखिए कि इंसान जो है वो हमेशा रूप बदलता है। लकड़ी में से फर्नीचर बनाना, लोहे में से पंखा बनाना, हम लोग प्रकृति में से मिली हुई चीज़ जो है उसका ही रूप बदलते हैं। अब एक मुद्दा और है कि कई बार हम लोग काम नहीं करते हैं पर फिर भी चीज़ ज़्यादा कीमती होती है। जैसे जो ये लाइन दे रखी है, हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। वस्तुओं का स्थान, समय और स्वरूप बदलने से भी उपयोगिता मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है रेती अगर समुद्र किनारे पड़ी है, नदी किनारे पड़ी है, तो वहाँ पर उतनी कीमती नहीं है। पर वही रेती को जब लेके आप शहर में आ जाओ तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से बर्फ़ जो हिमालय में है वो कीमती कम है, पर वो अगर हम लोग शहर में आके बेचते हैं तो वो कीमती ज़्यादा है। गांव के अंदर गेहूं की कीमत कम होगी, शहर के अंदर गेहूं की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये जो फ़र्क है
स्थान बदलने पर भी वस्तुओं की जो कीमत है उसके अंदर बदलाव होता है। तो स्थान बदलने पर ये हो गया। अब समय, कई बार समय के हिसाब से भी चीज़ों की वैल्यू बदलती है। जैसे कि अगर बारिश का मौसम चला गया है और आप छतरी बेचने जाओगे तो कोई लेगा नहीं, पर जब बारिश का समय आएगा तब छतरी का मूल्य बढ़ जाएगा। तो समय की बात है। अगर अभी बारिश के मौसम में आप लोगों को रेनकोट बेच रहे हो तो लोग खरीदेंगे, पर बारिश के बाद कोई खरीदेगा नहीं। अभी अगर आप लोगों को रजाई बेच रहे हो तो शायद लोग लेंगे नहीं, पर ठंडी में सब रजाई और स्वेटर और जैकेट यूज़ करेंगे। तो समय के हिसाब से भी चीज़ों का जो उपयोगिता मूल्य है वो बदलता रहता है। और आखिरी आ रहा है स्वरूप। स्वरूप जो हम खास तौर से बदलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से संतोष कम मिलेगा, पर लकड़ी के टुकड़े को काट के कुर्सी बना दो तो संतोष ज़्यादा मिलेगा। खाट बना दो, बेड बना दो तो संतोष ज़्यादा मिलेगा। मिट्टी है, संतोष कम मिल रहा है, पर मिट्टी में से ईंट बना दो तो संतोष ज़्यादा मिलेगा। तो वस्तुओं का रूप बदलने पर भी उसमें से मिलने वाला संतोष या उपयोगिता मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर दूँ आपको कि क्या क्या वस्तुओं का स्थान बदलने से भी वस्तु का उपयोगिता मूल्य बढ़ता है। समुद्र किनारे की जो रेती है उसको शहर में लाओगे तो वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी शहर के अंदर। उसी तरह से अगर रजाई को गर्मी में बेचोगे तो उसका काम नहीं है, उसका उपयोगिता मूल्य कम है, पर ठंडी में बेचोगे तो उसका उपयोगिता मूल्य ज़्यादा है। तो समय के हिसाब से भी उपयोगिता मूल्य बदलता है। और नेक्स्ट है स्वरूप बदलने से। अगर चमड़ा पड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा काम में नहीं आ रहा है, पर चमड़े में से अगर जूता बन जाएगा तो वो ज़्यादा काम में आएगा। तो इस तरह से इंसान क्या करता है, फाइनली हम क्या करते हैं, हम एक बार फिर से रिवीजन करें। फाइनली हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि मानव और यंत्र ये दोनों मिल करके प्राकृतिक वस्तु का स्वरूप बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? ताकि उसमें से मिलने वाला उपयोगिता मूल्य बढ़ जाए। ठीक है, ये हुआ पहला उत्पादन का अर्थ। अब हम लोग आ रहे हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन आपके सामने दिए गए यहाँ पे, भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक। साधन ढेर सारे हैं। उत्पादन को करने के लिए आपको श्रमिक भी चाहिए, आपको औजार चाहिए, आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको सिलाई मशीन चाहिए, आपको कर्मचारी चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, मकान चाहिए। पर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मुख्य 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों के बारे में हम चर्चा फिलहाल अब करने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया है भूमि। भूमि मतलब जमीन, लैंड। जमीन का अर्थ और जमीन का लक्षण। अब जमीन की व्याख्या क्या है? एक सामान्य व्याख्या क्या है? हम जिस धरती पर निवास करते हैं, और ये थोड़ा गलत लिख गया, इसको आप सही समझ लेना अपने हिसाब से। हम जिस धरती पर निवास करते हैं वो धरती जो है वही वास्तव में ज़मीन है, ऐसा हम पहले से मानते आ रहे हैं। अब देखिए अर्थशास्त्री व्याख्या क्या है। अर्थशास्त्र के अंदर ज़मीन के बारे में इतना संकुचित सोच नहीं है, ज़मीन की व्याख्या बहुत बड़ी है। अब वो क्या है? मनुष्य को उत्पादन की प्रक्रिया में मदद रूप होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक परिबल के समूह को ज़मीन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? ज़मीन के अंदर से आपको जो मिल रहा है, ज़मीन के ऊपर मिल रहा है या आकाश में मिल रहा है, वो सब आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको इसको अपने हिसाब से। भूगर्भ से मिलता है क्या आपको? खनिज तेल या खनिज। ठीक है, आपको ज़मीन के ऊपर क्या मिल रहा है? ज़मीन के ऊपर नदियों में आपको पानी मिल रहा है या पहाड़ मिल रहे हैं। हवा में क्या मिल रहा है? हवा मिल रही है आपको, धूल कण मिल रहे हैं, सूर्य प्रकाश मिल रहा है। ये सब अर्थशास्त्र के अंदर ज़मीन माने जाते हैं। ऐसा हर कोई वस्तु जो प्राकृतिक है और आपके काम में आ रही है उसको हम ज़मीन कहेंगे। आपके घर का लोहा भी ज़मीन है, आपने जो गहना पहना हुआ है सोने चांदी का वो भी ज़मीन है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी ज़मीन है, आपने जो जूता पहना है वो भी ज़मीन है, आप जो वाहन चला रहे हो वो लोहे का बना है तो वो वाहन भी ज़मीन है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में ज़मीन की व्याख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, अब इसके लक्षण, ज़मीन के लक्षण क्या क्या हैं जो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, आसान है। सबसे पहला दिया है कि ज़मीन जो है वो प्राकृतिक देन है, मानव सृजित नहीं है। इसमें डाउट है किसी को? क्या आप में से कोई ज़मीन
का निर्माण कर सकता है? ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ। हम जब दुनिया में आए तब ज़मीन थी, और हम जब जाएंगे तब भी ज़मीन रहेगी। हमारा शरीर जो बना है वो इस ज़मीन में से अनाज जो है उसको खा पी के ही बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी ज़मीन है। और हम जब जाएंगे तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा चली जाएगी। तो भूमि जो है वो प्राकृतिक देन है, मनुष्य ने उसका निर्माण नहीं किया है। और इसीलिए अगला मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है। कुल पूर्ति मतलब कि आप और हम जमीन का प्रमाण जो दुनिया में है उसको न तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। कुल ज़मीन जितनी है, पृथ्वी के गोले पे जितनी ज़मीन है, हम उसको न तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, वो स्थिर है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उपजाऊ ज़मीन, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना दें, पहाड़ी ज़मीन को समतल बना दें, जंगलों को काट के वहाँ खेती करने लगेंगे, लेकिन हम ज़मीन का कुल प्रमाण जो है, टोटल प्रमाण जो है, वो नहीं बढ़ा सकते और ना ही हम उसको घटा सकते हैं। अगला, भूमि अगतिशील है। आप और हम जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, यानी गुजरात के बाहर के हैं। आप या फिर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जॉब के लिए, काम के लिए अपना वतन, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, उसको छोड़ के गुजरात में आए हैं। मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों की ज़मीन भी हो गांव में, तो क्या हम साथ में अपनी ज़मीन ला सकते हैं? हम अपनी ज़मीन नहीं ला सकते। इसके लिए कहा गया भूमि जो है वो अगतिशील है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। आपको उस भूमि के पास जाना पड़ेगा। आपको अगर साल में छुट्टी मिलती है तो गांव एक बार आप जाएंगे, गांव आपके पास नहीं मिलने आएगा, गांव के लोग आएंगे। गांव वहाँ से उठ के आ गया, चलो भी मिल के आ जाए, ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, तो भूमि जो है उसका प्रमाण अगतिशील है। अगला मुद्दा है भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है उपजाऊपन। जमीन के प्रकार आपने पढ़े हैं शायद 9th या 10th में, सामाजिक विज्ञान में होंगे, समाज विद्या में, कि कहीं काली ज़मीन होती है, कहीं पे रेतीली ज़मीन होती है, कहीं पे लाल ज़मीन होती है, कहीं पे पहाड़ी ज़मीन होती है, और हर ज़मीन में अलग अलग उत्पादन होता है। अगर पंजाब की ज़मीन है, दोआबा की ज़मीन है, तो वहाँ पर गेहूँ चावल ज़्यादा होगा। गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर कपास ज़्यादा होगा। साउथ की ज़मीन के अंदर खनिज तत्व जो है वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। राजस्थान की ज़मीन जो है वो रेतीली है, तो वहाँ पर खजूर या बाजरा की खेती अधिक होगी। तो इस तरह से हर विस्तार में ज़मीन जो है उसकी जो उपजाऊपन है, अनाज पैदा करने की क्षमता है, वो अलग अलग है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। आप समान मेहनत करोगे तो उपजाऊ ज़मीन में उत्पादन ज़्यादा होगा, और बंजर ज़मीन में उत्पादन या तो कम होगा या तो होगा ही नहीं। और आखिरी मुद्दा है कि भूमि जो है उसको मिलने वाला मुआवजा। अगर आपने किसी की ज़मीन ली है, किसी ने, मतलब आपने, किसने, ये लेगा कौन, हम इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में अगर भूमि का प्रयोग होता है, किसी की ज़मीन का प्रयोग होता है, तो उस ज़मीन का उपयोग करने के बदले ज़मीन के मालिक को जो मुआवजा चुकाया जाता है, उस मुआवजे को कहा जाता है भाड़ा। उसको भाड़ा कहते हैं। ठीक, तो उनको भाड़ा चुकाया जाता है। इसी तरह से उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा हम करने वाले हैं। एक हो गया, बाकी 3 बाकी हैं। अगली स्लाइड में हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।